फ्रेंड्स, हम लोग 1919 तक पहुंच चुके हैं। जब मैं कह रहा हूं 1919 तक पहुंच गए हैं तो इसका सीधा संबंध एक्ट से है ना, डेमोक्रेटिक फॉर्मेट से है। आइए अब आगे की यात्रा पर चलते हैं। देखिए, जब 1919 की आप बात करते हैं तो अगर आपने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी भी बातें पढ़ी हुई होंगी तो कुछ उन घटनाओं को याद करने की कोशिश कीजिए जिसने खासकर इसके बाद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो गति थी और उसका जो ताप था, यानी कि उसकी जो गर्मी थी, उसे काफ़ी बढ़ा दिया था। कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश कीजिए। 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, आपको ध्यान होगा। और इसके बाद जब उस एक्ट का विरोध करने के लिए भारतीय इकट्ठे हुए और एक घटना घटी, अमृतसर के जलियांवाला बाग की घटना। और जब यह घटना घटी तो इसने पूरे देश के जहन में आग लगा दी। इसी के बाद फिर एक साल बाद ही आप जानते हैं कि 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ। चौरा चौरी कांड के बाद उसे स्थगित कर दिया गया और 1922 में बाकायदे फिर स्वराज्य पार्टी का गठन भी हो गया। इन्हें हम आगे चल करके अलग से देखेंगे। मैं भी आपको केवल कुछ तथ्य आपके दिमाग में डाल रहा हूं। फिर आप देखिए कि एक और भी बात हुई वैश्विक स्तर पर। दो चीजें वैश्विक स्तर पर हो रही हैं। हम अब उस दौर में पहुंच गए हैं जबकि पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गई है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दूसरी बात, रूस में क्रांति हो गई है। जारशाही खत्म हो गई। जारशाही खत्म हो गई कहने का मतलब वहां के जो राजा थे वो जार कहलाते थे, वो भाग गए हैं और वहां लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट मूवमेंट सफल हो गया है। वहां साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई है। जब वहां साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई तो डेफिनेटली फिर बाद में ये कोशिश की गई कि अब ये जो साम्यवादी विचारधारा है और साम्यवादी जो व्यवस्था है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, विश्व स्तर पर ले जाया जाए। तो दोस्तों, उससे प्रेरित होकर के हमारे यहां भी साम्यवादी विचारधारा का प्रवेश हुआ। हमारे यहां भी बाकायदे कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आए। हमारे यहां बाकायदे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और देखिए, जब हम सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के विचारों को पढ़ते हैं तो वो सीधे सीधे कम्युनिस्ट विचारों के ही थे। कम्युनिस्ट विचारों का मतलब यहां जो कहा जा रहा है, आप केवल इतना दिमाग में रखिए कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, जिनका अभी तक शोषण हो रहा है, इन्हें शोषण से मुक्त किया जाए, सत्ता इनके हाथ में दी जाए, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन लोगों को जो अभी हाशिए में है। बस कम्युनिस्ट का अर्थ आप यहां लगा लीजिए। ये बात अलग है कि भारत में खासकर जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कम्युनिस्ट की जो धारा थी वो बहुत प्रबल नहीं रही। तो ये धारा फिर कहां गई? देखिए, याद कीजिए कि अभी मैंने सरदार भगत सिंह जैसों का नाम लिया। ये कम्युनिस्ट दिमाग के लोग थे और खुलेआम कहते भी थे। ये नहीं कि कोई चोरी छुपे की बात, ये खुलेआम उसकी वकालत करते थे, उनकी अपनी विचारधारा रखते थे। अखबारों में उन जो वक्तव्य होते थे वो प्रकाशित होते थे। पार्टी भी बन चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी। लेकिन चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय पूरे देश की पार्टी थी और एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इसकी सदस्यता बहुत ज्यादा थी, तो दूसरी पार्टी का उतना महत्व नहीं था। और कांग्रेस भी इसी को ही भारतीय पार्टी मानते थे। हाँ, मुस्लिम लीग जब अस्तित्व में आ गई तो डेफिनेटली फिर बाकायदे ये जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी नीति के तहत मुस्लिम लीग को भी समानांतर रूप से बराबर का महत्व देना शुरू कर दिया। यह उनके हित में था। तो ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, बेसिकली ये सच पूछे तो क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हुए। इनका सीधे सीधे ये मानना था कि नहीं, ये जो अंग्रेज हैं ये ऐसे नहीं मानेंगे। हम तो 1885 से लेकर के अभी तक पहुंच गए ना, देख लिया, 30 साल तो गुजर गए, 30-35 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि ये कुछ मानते ही नहीं। तो इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के तहत फिर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की। जब क्रांतिकारी आंदोलन कह रहे हैं तो रेल की पटरियां उखाड़ो, इनके खजाने लूटो, बम फेंको, जो अधिकारी हैं उनकी हत्याएं करो, यानी कि इनके मन में एक डर पैदा कर दो कि नहीं, अब भारत में रहना मुश्किल है, लीजिए आप अपनी सत्ता संभालिए और हम चले। तो क्रांतिकारी आंदोलन भी बहुत सशक्त हो गया था। तो अंग्रेजों के लिए अब रास्ता उतना आसान नहीं रह गया था, परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं रह गई थी जितनी कि पहले थी। धीरे धीरे वो देख रहे थे कि कैसे परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं। इस समय तक याद रखिए कि गांधी जी का भी हमारे आंदोलन में प्रवेश हो गया था। गांधी जी से पहले साउथ अफ्रीका में थे, वहां भी उन्होंने आंदोलन किया और इसके बाद
1915-16 के आसपास गांधी जी आते हैं और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसी दौर में लोकमान्य तिलक का निधन हो जाता है और लोकमान्य तिलक के बाद जो भारतीय, आप ये कह लीजिए कि नेता का जो पद खाली हुआ था या जो एक रिक्तता आ गई थी, गांधी जी ने उसे पूरा किया। तो गांधी जी के पास अनुभव था साउथ अफ्रीका के आंदोलनों का। तो कांग्रेस की जो बागडोर है बहुत जल्दी गांधी जी के हाथ में आ गई। मतलब गांधी जी लौटे थे ठीक है इस समय, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी जी हिंदुस्तान के लिए अननोन पर्सन थे, नॉट एट ऑल। साउथ अफ्रीका में वो जो भी आंदोलन करते थे उसकी खबरें बाकायदे हिंदुस्तान में छपती रहती थी और गांधी जी के प्रति हिंदुस्तान के जो हमारे नेता थे उनके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत ही सम्मान का भाव पैदा हो चुका था। देख रहे थे कि वो कितना बड़ा काम वहां कर रहे हैं। तो गांधी जी भी आ चुके हैं। इस संदर्भ में अब आप सोचिए कि जो भी का अंग्रेज कदम उठाएंगे या जो कुछ भी हम देंगे वो इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, वे इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। कितनी अनदेखी करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जो हम एक घटना देखते हैं, एक साइमन आयोग आता है 1928 में। खासकर देखा ब्रिटेन ने कि किस तरह से भारतीयों में लगातार रोष बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो साइमन कमीशन था, इसका उद्देश्य तो चलिए ठीक ठाक ही था। उसने कहा कि भैया ये देखा जाए कि जो 1919 का एक्ट लाया गया है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा हो या और कुछ जरूरत हो तो उसमें सुधार की सिफारिश की जाए। रिकमेंडेशन के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। लेकिन कुछ मामलों में अंग्रेज भी मुझे लगता है कि बहुत ही अव्यवहारिक किस्म के व्यक्ति थे। अब साइमन कमीशन तो आ गया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और आप इस आयोग को यह अधिकार दे रहे हैं कि भारत में और किस तरह के एक्ट में सुधार किए जाएं उसके बारे में वो सिफारिश करे, और उसमें कोई भारतीय सदस्य है ही नहीं। तो ये दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि भाई आप रिकमेंडेशन किस तरीके के दोगे, हम तो हैं ही नहीं वहां। और दूसरा ये है कि आपने भारतीयों को इस लायक समझा ही नहीं कि भारत के बारे में सिफारिशें होनी है, रिकमेंडेशन होना है, और भारतीय सदस्य ही न हो। तो ये बहुत अपमानजनक जैसा भी लगा। इसीलिए इस आयोग का बहुत बुरी तरह से बायकॉट किया गया। जहां जहां भी ये आयोग जाता था बिल्कुल काले झंडे दिखाए जाते थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और आपको मालूम होगा कि लाला लाजपत राय का निधन इसी दौरान, उनके शरीर पर लाठी पड़ी थी और उनका निधन हो गया। और लाला लाजपत राय उस समय खासकर पंजाब प्रांत का जो हिस्सा था उसके बहुत बड़े लीडर थे। फिर से एक आक्रोश पैदा हुआ। तो दोस्तों, साइमन कमीशन बेकार चला गया, आप ये मान करके चलिए। इसके बाद जो हम एक्ट की दृष्टि से देखते हैं तो गोलमेज सम्मेलन आता है 1930 से लेकर के 1933 के बीच में। 3 सम्मेलन होते हैं और याद रखिए कि इस सम्मेलन का भी जो उद्देश्य था वो यही था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार किए जाने हैं उन पर विचार किया जाए कि बताइए भाई और क्या क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरीके से डेमोक्रेसी को और ज्यादा लागू किया जाए। जब हम संवैधानिक सुधार की बात करते हैं तो आप इसे सीधे डेमोक्रेसी से जोड़ करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहले तो कांग्रेस ने बायकॉट किया, लेकिन जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी गए, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। आप यूं मान करके चलिए कि ये जो गोलमेज सम्मेलन था एक तरीके से फ्लॉप शो रहा, बिल्कुल फ्लॉप शो रहा, इसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन चलिए, फिर भी सम्मेलन में कुछ बातचीत हुई, एक दूसरे को समझा गया, और इस सम्मेलन के बाद फिर अगला 1935 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसे ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इसे आप इसका हमारे संविधान का फाउंडेशन भी मान सकते हैं या एक तरह से छोटी सी इमारत भी मान सकते हैं, जिसे फिर हमने अपने संविधान सभा के द्वारा बहुत विस्तार दिया, बहुत बड़ा रूप प्रदान किया, या यूं कह लीजिए कि संपूर्णता प्रदान की। 1935 का एक्ट। तो दोस्तों, 1935 के एक्ट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुझे लगता है कि वही बता देना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि इस एक्ट को आपको बहुत विस्तार से पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए। और एक मैं क्लू देना चाहूँगा कि जब भी आप 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ें, उसमें जो प्रोविज़न दिए हुए हों, उन प्रोविज़न को आप अपने संविधान से जोड़ कर देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, संविधान तो आपने पढ़ ही लिया होगा, और नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़ लेंगे। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, आप उससे जोड़ करके जब देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी।
और आपके जेहन में रहनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जो 1935 का एक्ट है, न केवल प्री में ही पूछा जाता है बल्कि मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चले। तो अब इसमें क्या क्या किया गया, तो अब एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर चीजें आ जाएंगी बातचीत में तो अलग है। मैं आपको दूसरे तथ्य दे रहा हूं जो आपके दिमाग में दर्ज होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को आधार बना करके प्री में पूछ लिया जाता है। पहला तो यह किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए, बर्मा पहले भारत में ही था, इसके माध्यम से अलग कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो आज बर्मा और भारत एक होते। अब ये बात अलग है कि जब हम देश आज़ाद हुआ उसी समय विभाजन के तहत पाकिस्तान अलग हो गया और फिर पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ तो बांग्लादेश अलग हो गया। मतलब अगर आज हम जिस भारत को देखते हैं उसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था तो भारत भी था और उसमें पाकिस्तान भी था और उसमें बांग्लादेश भी था और बाकायदे बर्मा भी था। तो बर्मा को 1935 के एक्ट के द्वारा अलग किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार इस एक्ट के तहत किया गया। संघ में शामिल होने के लिए जो भारतीय रियासतें तैयार होंगी उनके लिए अखिल भारतीय फेडरेशन की परिकल्पना की गई, यानी कि एक अखिल भारतीय फेडरेशन तैयार किया जाएगा और फिर जो रियासतें हैं वो संघ में शामिल होने के लिए कोशिश की जाएगी कि वो संघ में शामिल हो या नहीं हो। ये बात आगे चल करके आपको पढ़ने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही एक विवादास्पद पॉइंट था। बाकायदे दोस्तों, मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होगी, यानी कि जो कैबिनेट जिसे आप कह लीजिए वो विधान मंडल के प्रति जिम्मेदार होगी। आज भी ऐसे ही है ना, जैसे कैबिनेट किसके प्रति जिम्मेदार है, संसद के प्रति जिम्मेदार है। विधानसभा जो है ना, विधानसभा में जो कैबिनेट होती है विधानसभा या विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार है। तो ये जो जिम्मेदारी वाला जो प्रोविजन है ये 1935 के एक्ट में आया और चूंकि आपने जिम्मेदारी का प्रोविजन डाल दिया है तो सीधी सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की बर्खास्तगी भी हो सकेगी। आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और सरकार गिर जाएगी और साथ ही साथ प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि प्रश्न और अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा ही आप कहीं न कहीं प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं। फिर ये हुआ कि देखिए 1935 में एक्ट आया और इसके बाद 1937 में ही बाकायदे इस एक्ट के तहत जो हमारे राज्यों के विधानमंडल थे उनके चुनाव कराए गए और कांग्रेस को इसमें बहुत भारी सफलता मिली और मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा बुरी तरह के पराजय का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अब हम इस टॉपिक को 1935 के एक्ट को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात भी यहाँ बता देना ठीक होगा कि देखिए 37 में चुनाव हो गए, 1939 में बाकायदे फिर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो उसमें भारतीय सेना को भी लड़ने के लिए भेज दिया गया और मज़ेदार बात यह है, दुखद बात यह है कह लीजिए, कि भारतीयों से पूछा ही नहीं गया कि हम भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए भेजें या नहीं भेजें। तो ये भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। तो इस अपमान के विरोध में जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं, हम इस्तीफा देते हैं, हमारे बिना पूछे ही हमारे लोगों को युद्ध में भेज दिया गया है। तो हम अब बाकायदे 1935 से लेकर के 1939 तक पहुंच चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार तक आ चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपने आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।